आज हम लोग पढ़ेंगे वस्त्र विज्ञान। हम लोग शुरू करेंगे। इसमें हम लोग रूपरेखा देख चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग शुरू से पढ़ते हुए चलेंगे एक क्रम से। तो आज हमारी पहली क्लास है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे तंतु का अर्थ और महत्व व ऐतिहासिक विकास। हम लोग किताबी से पढ़ेंगे, मतलब सोचे किसी से पढ़ाएं। कच्चे पदार्थ द्वारा तैयार उपभोक्ता वस्त्र बनाने की एक वैधानिक क्रिया होती है। यह क्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है, जो हम लोग आगे देखेंगे। तीनों चरण कौन कौन से हैं। 3 चरण जो थे, पहला है तंतु और दूसरा है धागा, तीसरा है वस्त्र। तंतु तंतु यानी कि फाइबर, जो कि एक या तो कताई किया हुआ या ऐंठन वाला तंतु होता है, या जिसे प्रत्यक्ष रूप में तंतु के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तंतु इसे ही कहते हैं, मतलब ऐंठन वाला तंतु होता है। और दूसरे नंबर पर है धागा यानी कि यार्न, जो कि बुना हुआ नीटिल्ड या अन्य विधि द्वारा तैयार वस्त्र। विधि द्वारा तैयार वस्त्र। तीसरे नंबर पर है फैब्रिक, जिसमें कई विभिन्न परिसज्जाएं प्रक्रियाएं की जाती हैं और उपभोक्ता हेतु तैयार वस्त्र बनाया जाता है। तंतु तंतु किसे कहते हैं। तंतु एक कोमल और लचीला बालों के समान कटा हुआ महीन धागा होता है। मतलब तंतु कोमल और लचीला बालों के समान महीन धागा होता है, जिसकी लंबाई की तुलना में डायमीटर बहुत छोटा होता है। तंतु वस्त्र उद्योग में धागे और वस्त्र बनाने हेतु आधारभूत इकाई है। तंतु वस्त्र के रूप, पोत और छूने के गुण पर प्रभाव डालते हैं। साथ ही वस्त्र के लिए आवश्यक सेवा की मात्रा और प्रकार को बड़ी सीमा तक निर्धारित करते हैं और वस्त्र की कीमत पर प्रभाव डालते हैं। सफल वस्त्र तंतु आसानी से उपलब्ध, निरंतर पूर्ति वाला और सस्ता होता है। इसमें पर्याप्त मजबूती, कोमलता, लोचदारता और लंबाई होना चाहिए ताकि कताई द्वारा इसका धागा बनाया जा सके। वस्त्र तंतु को वस्त्र बनाने हेतु पिछले 4000 से 5000 वर्ष से उपयोग में लाया जा रहा है। सन 1885 तक, जबकि प्रथम मानव निर्मित तंतु को व्यावसायिक रूप से उपयोग में लाया जाने लगा। तंतु को केवल पौधों और प्राणियों द्वारा प्राप्त किया जाता था। पहले मतलब तंतु केवल पौधों और प्राणियों से प्राप्त किया जाता, लेकिन वर्तमान समय में सभी चीज से मिलने लगा है। वर्तमान में कई हजार प्रकार के वस्त्र तंतु बाजार में उपलब्ध हैं। मतलब वही पहले बस पौधों और प्राणियों से मिलता था, अब वर्तमान समय में कई प्रकार के तंतु उपलब्ध बाजारों में हैं। वस्त्र विज्ञान का आशय और एवं परिभाषाएं, मतलब देखेंगे वस्त्र विज्ञान का आशय क्या है और परिभाषा देखेंगे। वस्त्र विज्ञान आज सबसे महत्वपूर्ण और विकसित होता हुआ विज्ञान है। वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत हम विभिन्न वस्त्रों तथा उनकी निर्माण प्रक्रिया से संबद्ध सामग्रियों का अध्ययन करते हैं। सभी जीवों में मानव सर्वाधिक बुद्धिजीवी प्राणी है। मतलब जितने भी प्राणी हैं उनमें सबसे बुद्धिमान प्राणी मानव ही है। मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ साथ वस्त्र विज्ञान की कला भी उत्तरोत्तर विकसित होती गई। मतलब
मानव विकास के सभ्यता और संस्कृति के साथ साथ मानव के वस्त्र विज्ञान भी विकसित होते गए। आज से ही नहीं वरन मानव सभ्यता के प्रारंभिक चरणों से ही वस्त्र उत्पादन की कला का विकास व प्रगति संबंधित रही है। वस्त्र मानव सभ्यता व संस्कृति के सूचक होते हैं। आदिम युग में जब मनुष्य जंगलों में रहा करता था, उस समय अवश्य वह नंगा रहा करता था, परंतु उस थोड़े से ही अंतराल के पश्चात ही मनुष्य अपना तन ढकने का प्रयास करता रहा। धीरे धीरे उसने पेड़ों की छाल व पत्तियों की अपने तन ढकना प्रारंभ किया। शिकार किए जानवरों की खाल को अपने तन को ढकने में प्रयुक्त किया। तो शिकार करता था, उसकी जो खालें थी वो अपने तन को ढकने में प्रयोग किए जाने लगा। उस समय घास फूस व छाल पत्ती व मृत जानवरों की खाल ही वस्त्र के रूप में शरीर की आवृत्ति करने में प्रयुक्त थी। मतलब पहले समय में घास फूस छाल पत्तियों व मृत जानवरों की खाल से ही अपने शरीर को ढकता था, परंतु मानव ने इतने में ही संतोष नहीं किया। मतलब इतना सब किया फिर भी उसे संतोष नहीं था। उसकी बुद्धिजीविता या यूँ कहें कि पक्षियों के घोंसले बनाने व लताओं और बेलों को आपस में गुथा देखकर रस्सियाँ व चटाई इत्यादि बनाने की प्रेरणा मिली। मतलब बुद्धिमान प्राणी तो बुद्धिमान जीवी था ही, उसे संतोष भी नहीं था। वह पक्षियों को घोंसला बनाते देखा, उसके बाद उसने भी चटाई गूंथना शुरू किया, जिससे उसे अपने हाथ की बुनी हुई रस्सियाँ व बुनी हुई चटाई निर्मित करने से वस्त्र निर्माण की कला का आविष्कार किया। और तब से आज तक मानव निरंतर अपनी प्रयत्नशीलता व बुद्धि के बल पर इस कला में निरंतर सुधार करता रहा है। समय के साथ साथ मानव ने वस्त्र उपयोगी रेशों की खोज की। तो समय बीतता गया, मनुष्यों ने वस्त्र उपयोगी रेशों की खोज की। प्रारंभ में प्राकृतिक जन्य रेशों को खोजकर उन्हें काटकर व बुनकर ही वस्त्र तैयार किए गए। मुख्य रूप से इन रेशों में पेड़ पौधों के रेशों व जानवरों के बालों से प्राप्त रेशे ही थे। मतलब प्रमुख जो थे पेड़ पौधे व जानवरों के बालों से ही थे रेशे, जिन्हें वस्त्र निर्माण में प्रयुक्त किया जाता था। वस्त्र प्रायः हाथ से ही बनाए जाते थे। तब पहले मशीन नहीं थी, वह हाथों से ही बुने जाते थे। इस निर्माण प्रक्रिया में काफ़ी श्रम व समय लगता था। आज के वस्त्रों की अपेक्षा इन वस्त्रों का स्वरूप व श्रेणी बड़ी निम्न प्रकार की हुआ करती थी। अति प्राचीन काल से ही देशों की सभ्यता व संस्कृति के विकास के साथ साथ नए नए रेशे तैयार करने व वस्त्र निर्माण की ओर ध्यान दिया गया। उस समय मिस्र, यूनान व भारतवर्ष का नाम वस्त्र निर्माण में प्रमुख था। तो पहले समय में मिस्र, यूनान व भारत वस्त्र निर्माण में प्रमुख था। भारतवर्ष कपास से वस्त्र निर्मित करने की कला में प्रवीण था। इसके स्पष्ट प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मध्यकालीन युग में राजा व सामंतों के संरक्षण में इस कला का विकास हुआ। इतिहास इस बात का साक्षी है कि उस समय समाज में वस्त्र शिल्पकारों का अपना अलग एक वर्ग था, जो कि अपनी कुशल कारीगरी से सुंदर वस्त्रों का निर्माण करते थे, जिनमें अत्यधिक श्रम व समय लगता था। ये वस्त्र कला की अद्वितीय, अनुपम व अपूर्व नमूने होते
वस्त्र बुनकर या शिल्पकार वस्त्रों के रूप में अपनी कला को ढालकर राजा महाराजाओं की पोशाक को भेंट किया करते थे और अपने में अब कहाँ गया जी भेंट किया करते थे और बदले में उनसे मुंहमांगी पुरस्कार व कीमत इनाम में पाते थे। जहाँ ये वस्त्र राजा व रानियों को विशेष प्रिय थे और उनके मुख्य परिधान होते थे, वही राजा लोग आपसी व्यवहार में दूसरे देशों के राजाओं को भेंट या उपहार स्वरूप भी इस वस्त्रों का प्रयोग करते थे। इससे वस्त्रों का सौंदर्य व कला एक दूसरे तक फैली। धीरे धीरे इन वस्त्र शिल्पकारों का एक अलग ही वर्ग बन गया। जुलाहे या बुनकरों की यह कला पितृ परंपरागत थी। यह प्रश्नों में पूछा जा चुका है। जुलाहे या बुनकरों जो बुनते थे कपड़ों उनको क्या कहते हैं? तो जुलाहे या बुनकरों की यह कला पितृ परंपरागत भी थी। यह प्रश्न में पूछा जा चुका है। ये भी क्वेश्चन था और ये भी। पिता से यह कला पुत्रों को हस्तांतरित होती थी। यही कारण था कि वस्त्र निर्माण में कुछ परिवार ही विशेषज्ञ माने जाते थे। धीरे धीरे इस कला का दायरा विस्तृत हुआ, मतलब बढ़ा। यह परिवार की चारदीवारी की सीमा लगाकर उस क्षेत्र विशेष में फैल गया। इसी प्रकार ढाका अपनी मलमल के लिए, बनारसी साड़ियों के लिए, मतलब ढाका अपनी मलमल के लिए प्रसिद्ध हुआ, बनारसी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध हुआ। अब बलूचर अपनी बलूचर साड़ियों के लिए तथा चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध हो गया। कई शहरों और क्षेत्रों के नाम तो उनके यहाँ निर्मित वस्त्रों के नाम के साथ ही आज भी जुड़े हुए हैं। उस समय जितना भी वस्त्र निर्माण हुआ उसमें समय व श्रम की मात्रा अधिक लगती थी। सारा ही कार्य केवल हाथों द्वारा ही किया जाता था। फलस्वरूप उत्पादन भी सीमित मात्रा में ही हो पाता था। धीरे धीरे करघा का आविष्कार हुआ, वस्त्र निर्माण में करघे के आविष्कार के बाद से नया मोड़ आया। अब समय व शक्ति बचत करने में सफलता मिली। धीरे धीरे करघे का रूप भी आधुनिकतम होता गया। विद्युत चालित करघों ने तो वस्त्र उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि की। तब पहले हाथ का करघा आया, फिर उसके बाद विद्युत चालित करघा आया। आजकल विज्ञान व टेक्नोलॉजी ने वस्त्र निर्माण को एक सफल उद्योग का रूप दे दिया है। विज्ञान के बढ़त कदमों के साथ वस्त्र निर्माण उद्योग में अत्याधुनिक रेशे निर्मित करने के लिए वस्त्र अनुसंधान किए जा रहे हैं। कृत्रिम विधियों से नए सुंदर से सुंदर, सूक्ष्म और विरल वस्त्रों उपयोगी धागे निर्मित किए जा रहे हैं। आधुनिक यंत्रों के प्रयोग द्वारा उन्हें बुनने व निर्माण करने में भी काफी समय लगता था। नमूने, डिजाइन, रंगाई आदि सभी क्षेत्रों में विविधता व नयापन आया। कृत्रिम व रासायनिक विधियों से निर्मित रेशों ने तो वस्त्र उद्योग में एक नए व चमत्कारी युग का सूत्रपात कर दिया। कृत्रिम रेशों की प्राप्ति प्राकृतिकजन्य रेशों की भांति सीमित भी नहीं है। मतलब कृत्रिम जो हम लोग ऐसे बनाते हैं वो एक सीमित तक नहीं है, जितना हम चाहे उतना बना सकते हैं। विभिन्न प्रक्रियाएं व प्रयोग करके इन रेशों को उसी के अनुरूप ढाला जा सकता है।
जैसा हम चाहेंगे वैसा रेशा बना सकते हैं। इन्हें सूती, रेशमी व ऊनी रेशों, ऊनी वस्त्रों के अनुरूप बनाया जा सकता है। अन्य गुणों का भी इसमें सहज ही समावेश किया जा सकता है। इन कृत्रिम विधियों से निर्मित वस्त्र धोने, सुखाने व संग्रह करने में तो आसान है ही, अन्य भी अनेक गुणों से युक्त होते हैं। इन वस्त्रों ने जीवन को सहज बनाने में मदद की है। आज के संघर्षमय और व्यस्त जीवन के लिए ऐसे वस्त्रों की ही आवश्यकता थी, जिनकी धुलाई व संग्रहण में विशेष देखभाल न करनी पड़े, इस्त्री का झंझट न रहे, वह कीड़े फफूंदी आदि से भी सुरक्षित रहे। इन्हीं सब गुणों का कृत्रिम विधि से तैयार वस्त्रों में समावेश किया गया। इतने सब विशिष्ट गुणों के कारण ही इन वस्त्रों की जादुई रेशा नाम दिया गया। इन सभी गुणों के कारण ही इसे जादुई रेशा कहा गया। तो प्रश्न में पूछा जाता है कि कृत्रिम रेशों को और क्या कहते हैं, तो इसको जादुई रेशा कहते हैं। वस्त्र जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। वस्त्र के उचित चयन और उपयोग से व्यक्ति अपने शारीरिक विकृति को छुपाकर व्यक्तित्व को सुंदर बना सकता है। मतलब जो उसके अंदर कमियां हो वह उसको छुपा सकता है। शारीरिक सौंदर्य में तो अभिवृद्धि करता ही है। मतलब वस्त्र को पहनने के बाद शारीरिक सुंदरता और भी बढ़ जाती है। वस्तुओं का सौंदर्य भी निखर उठता है। गृह की आंतरिक सज्जा हो या बाह्य, सभी में वस्त्र महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि घर के अंदर भी जो सजावट किया जाता है वस्त्रों का या बाहर, सभी में वस्त्र भाग लेते हैं और सुंदरता बढ़ा देते हैं। वस्त्रों का मानव जीवन में घनिष्ठ संबंध है। मानव को किसी भी दशा में वस्त्र को किसी भी दशा में मानव से पृथक नहीं किया जा सकता। मतलब इन दोनों को किसी से अलग नहीं किया जा सकता। वस्त्रों के बिना मानव सभ्यता का विकास अधूरा ही रह जाएगा। अतः वस्त्रों के विवेकपूर्ण चयन, प्रयोग, देखरेख तथा सुरक्षा आदि की कला का ज्ञान होना आवश्यक है। मतलब मानव को कपड़ों की देखरेख, सुरक्षा आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। वस्त्रों का उपयोग प्रायः प्रत्येक स्थिति में व प्रत्येक समय में किया जाता है। मतलब हम चाहे किसी भी स्थिति में हो, चाहे कैसा भी समय, हम लोग वस्त्रों का प्रयोग करते ही हैं। व्यक्ति चाहे जागृत अवस्था में हो या सुषुप्ता अवस्था में कार्य कर रहा हो या खाली बैठा हो, घर में हो या बाहर सैर सपाटे पर निकला हो, रोगी हो या स्वस्थ, धनी हो या निर्धन, प्रत्येक स्थिति में वस्त्रों का उपयोग करता है। मतलब व्यक्ति चाहे जागता हो, चाहे सोता हो, चाहे कार्य करता हो, चाहे बैठा हो या घर में हो या बाहर, या सैर सपाटे पर निकला हो या रोगी हो, चाहे स्वस्थ हो, धनी हो या गरीब हो, प्रत्येक स्थिति में वस्त्र ही पहनता है। उसके लिए वस्त्रों का उपयोग करता है। वस्त्र पहनने के कई कारण हो सकते हैं। सर्वप्रथम तो शरीर को मौसम व वातावरणीय प्रभाव से बचाव हेतु ही उपयोग किया जाता था। जैसे सर्दी में शरीर को गर्म रखने के लिए, तो ठंडी से बचने के लिए हम लोग वस्त्रों का प्रयोग करते थे ताकि हमें गर्मी दे। गर्मी में उष्णता से बचाव हेतु, तो गर्मी में हमें ठंड बनाए रखे, इसके लिए प्रयोग करते थे। इसी प्रकार बरसात के मौसम में आर्द्रता व गीलेपन से सुरक्षा प्रदान करने,
तथा आकर्षण प्रदान करने में वस्त्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। अपने व्यवसाय व पेशों से संबंधित संकटों से बचने हेतु भी कुछ विशेष रूपों का प्रयोग किया जाता है, जैसे फायरमैन, अंतरिक्ष यात्रियों की पोशाकें। कभी कभी ऐसे विशिष्ट प्रयोग की उपयोगिता की दृष्टिगत रखते हुए इन वस्त्रों को अज्वलनशील व जल अवरोधक भी बनाया जाता है। मतलब जो फायरमैन होते हैं उनके लिए अज्वलनशील मतलब जो कपड़ा ना जले उनके लिए है, और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए मतलब जो जल में रहते हैं उनके लिए, जल में जो नाव चलाते हैं उनके लिए जल अवरोधक आदि ऐसे भी वस्त्र बनाए जाते हैं। इसी प्रकार अस्पतालों में शल्य क्रिया व ऑपरेशन में प्रयुक्त की जाने वाली विशिष्ट पट्टियों को विशिष्ट विधियों का प्रयोग करके एंटीसेप्टिक बनाया जाता है। कुछ व्यक्ति समाज में अपनी सामाजिक व आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए वस्त्रों को पहनते हैं। वस्त्रों को अपनी अभिनिर्धारण के लिए, जैसे कोई पुलिसमैन है, पोस्टमैन है, या पादरी या महंत, सन्यासी, तो अपने अनुकूल व अभिनिर्धारित वस्त्र पहनता है, जिससे उसे अन्य लोगों से सहज ही अलग पहचाना जा सके। मतलब जो जिस काम को करता है उसके लिए उसके हिसाब से कपड़ा बना हुआ है। दूर से ही ऐसी पोशाक से आवृत व्यक्ति को देखकर आप यह पहचान सकेंगे कि फला व्यक्ति अमुक व्यवसाय से समृद्ध है, जैसे डॉक्टर, वकील आदि। कभी कभी जाति विशेष के होने का अंदाज भी पोशाक देखकर लगाया जाता है, जैसे बुर्का पहने हुए महिला का मुसलमान होना निश्चित है। अपने दैनिक जीवन में व्यक्ति घरेलू कार्यों में अनेक प्रकार के वस्त्रों की आवश्यकता महसूस करता है। कुछ वस्त्र तो शरीर की सुरक्षा तथा तन ढकने के लिए प्रयोग करता है। नहाने, पहनने व रात को सोने के वस्त्र अलग अलग होते हैं। शरीर को पोंछने के लिए तौलिया का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त सज्जा व सजावट के लिए पर्दे, ड्रेपरी, सोफे, कुशन व कालीन के लिए भी वस्त्रों की आवश्यकता होती है। कुशन, सोफे, पर्दे आदि के कपड़ों व कवर्स से आपके ड्राइंग रूम की सज्जा व कलात्मकता में वृद्धि तो होती ही है, साथ ही साथ यह वस्तुएं सुरक्षित व अधिक समय तक उपयोगिता प्रदान करने वाली भी सिद्ध होती है। ड्राइंग रूम से लेकर रसोई घर, स्नानागार, अन्य कमरों आदि में भी विभिन्न प्रकार के वस्त्र प्रयुक्त होते हैं। वस्त्र विज्ञान का ज्ञान होना केवल इसलिए आवश्यक नहीं है कि हम उचित प्रकार के वस्त्र पहनकर सुंदरता व व्यक्तित्व को निखारें, अपितु हमें वस्त्र की कार्य क्षमता, टिकाऊपन, आकर्षण आदि से संबंधित अनेक निर्णय लेने पड़ते हैं। वस्त्र विज्ञान का ज्ञान प्रत्येक गृहिणी को होना अत्यंत आवश्यक है। घर के सभी सदस्यों के वस्त्रों को खरीदारी का उत्तरदायित्व प्रायः उसी घर पर रहता है। बच्चे हों या वयस्क हों या वृद्ध, सभी की रुचि व अभिरुचि के अनुरूप वस्त्रों के चयन करने का दायित्व उसी का है। घर के अन्य पर्दे, कुशन, मेजपोश, सोफा कवर्स, चादर, नैपकिन आदि के लिए भी वस्त्र का चयन उसी को करना पड़ता है।
इन सब वस्त्रों का रख रखाव, धुलाई व सुरक्षा भी गृहिणी को ही करनी पड़ती है। गृहिणी की तनिक भी अज्ञानता या भूल जहाँ सभी लोगों के असंतोष का कारण बनेगी, वहीं बहुमूल्य वस्त्र नष्ट होने से समय व धन की अपव्यय होगा। इन सब बातों हेतु वस्त्र विज्ञान का ज्ञान एक गृहिणी को कराना गृह विज्ञान की एक महत्वपूर्ण व अनिवार्य शाखा के रूप में रखा गया है। वस्त्र विज्ञान का ज्ञान गृहिणी को वस्त्रों के चयन से संबंधित जानकारी प्रदान करता है, जैसे कौन सा वस्त्र मौसम व ऋतु के अनुकूल रहेगा, किस प्रकार के वस्त्र की बुनाई कैसी है तथा किस प्रकार की बुनाई उस वस्त्र के टिकाऊपन, कार्यक्षमता में वृद्धि करेगी, वस्त्रों पर की गई विभिन्न परिष्कृत व परिसज्जा आदि कैसी है। इसके संबंध में गृहिणी को पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। इसी प्रकार वस्त्र की किस्म और प्रकृति के अनुसार ही वस्त्र की धुलाई विविध विधि में शोधक पदार्थों का चयन किया जाता है। किस वस्त्र पर कितनी गर्म इस्त्री की जाएगी, वस्त्रों के संरक्षण व देखरेख से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय वस्त्र विज्ञान की समुचित जानकारी के बिना लेना संभव नहीं है। इस ज्ञान के आधार पर हम वस्त्र विज्ञान के अर्थ को स्पष्ट एवं परिभाषित कर सकते हैं कि वस्त्र विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत वस्त्र बनाने वाले प्राकृतिक एवं कृत्रिम तंतु का, वस्त्र निर्माण की समस्त विधियों का, वस्त्र की परिष्कृत तथा परिसज्जा का, वस्त्र के रखरखाव एवं संग्रह का, उचित प्रकार से धुलाई का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि वस्त्र विज्ञान एक व्यापक विज्ञान है। चेम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार वस्त्र विज्ञान का अर्थ है अर्थात बुना हुआ कपड़ा या वस्त्र। इस परिभाषा को इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि तंतु के बाद सूत के बाद वस्त्र के बाद पहनने योग्य वस्त्र। मतलब सूत तंतु को ही फाइबर कहते हैं, सूत को धागा कहते हैं, धागा को यार्न भी कहते हैं, वस्त्र को फैब्रिक कहते हैं, पहनने योग्य वस्त्र को टेक्सटाइलिस कहते हैं। ये टेक्सटाइल कहते हैं। अर्थात सर्वप्रथम तंतु को मिलाकर बटा जाता है, फिर उसका सूत तैयार किया जाता है और सूत को बुनकर कपड़ा बनाया जाता है जो कि पहनने के काम आता है। आज की छात्राएं कल की गृहिणी होंगी। गृह विज्ञान की शिक्षा में वस्त्र विज्ञान को महत्वपूर्ण विषय के अंतर्गत रखा गया है। इसके ज्ञान से गृहिणी वस्त्र के चयन, खरीदारी, सफाई, धुलाई व देखरेख संबंधी सावधानी से अवगत होती है। उसे अपने धन का भी उचित मूल्य प्राप्त होता है। मानव का वस्त्रों से बड़ा अटूट संबंध है। वस्त्रों को मानव से और मानव को वस्त्रों से पृथक करना संभव नहीं है। वस्त्रों का सामाजिक मूल्य तो है ही, वस्त्र मानव सभ्यता व संस्कृति के भी प्रतीक होते हैं। इतिहास साक्षी है कि जैसे जैसे मानव सभ्यता व संस्कृति का विकास होता गया, वस्त्रों की किस्म व स्वरूप भी तदनुसार परिवर्तित व परिष्कृत होता गया। आदिम युग में मानव घास, लता,
पत्ते, मृत जानवरों की खाल आदि से ही अपने शरीर को मात्र आवृत कर लेने में संतुष्ट हो जाता था। आज वस्त्र निर्माण कला अपने चरम उत्कर्ष पर है। मानव नित्य नए अनुसंधानों से आधुनिकतम रेशों से निर्मित परिधानों से अपने रूप को आकर्षित बनाने में प्रयुक्त करता है। आज परिधान का प्रयोग एक शारीरिक आवश्यकता ही न मानकर अपने व्यक्तित्व को अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम बन गई है। व्यक्ति के मूल्य भी इससे प्रभावित होते हैं। सशक्त माध्यम बन गई है। वस्त्रों की आवश्यकता भोजन व मकान की आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण है। परिधान शारीरिक आवश्यकताओं को संतुष्ट प्रदान करते हैं। वस्त्र गर्मी के मौसम में शीतलता प्रदान करते हैं तथा सर्दी के मौसम में उष्णता प्रदान करते हैं। मतलब वस्त्र गर्मी में हमें ठंडी देते हैं और ठंडे में हमें गर्मी देते हैं, प्रदान करने में सहायक होते हैं। इसी प्रकार वर्षा के दिनों में आर्द्रता व गीलेपन से सुरक्षा प्रदान करते हैं। वस्त्रों का सामाजिक व मनोवैज्ञानिक महत्व भी है। वस्त्र किसी भी फैशन व शैली के अनुरूप हो। हमारे समाज व समूह द्वारा एक खास किस्म के परिधान ही स्वीकारे जाते हैं। परिधान और सामाजिक स्थिति के मध्य एक अंतर संबंध होता है। उपयुक्त वस्त्र समुदाय में उपयुक्त स्थान प्रदान करने में सहायक होते हैं। माता अपने धार्मिक व सामाजिक समारोह व घर में, बच्चे स्कूल में, खेलकूद के अवसरों पर, पिता ऑफिस व व्यवसाय में उचित वस्त्र पहनते हैं तो समुदाय में परिवार की स्थिति समुन्नत मानी जाती है। अच्छे परिधान समाज या समुदाय में परिवार को मान सम्मान प्रदान करने में सहायक होते हैं। अतः वस्त्र का उत्तम चुनाव प्रत्येक गृहिणी का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। यह भी देखा गया है कि अच्छे वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति सामाजिक कार्यों में अधिक अभिरुचि रखता है। ऐसे व्यक्ति सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। इस प्रकार सामाजिक योगदान प्रदान करते हैं। उचित वस्त्र व्यक्ति में आत्मविश्वास विकसित करने में सहायक सिद्ध होते हैं। व्यक्तित्व को निखारने का कार्य संभवतः वस्त्रों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। शारीरिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति सुंदर हो ऐसा आवश्यक नहीं है, पर उचित परिधान पहनकर आकर्षक बन सकता है। निकिल व डार्सी के अनुसार परिधान सामाजिक महत्व प्रकाश डालते हुए लिखा है, व्यक्ति के द्वारा पहना वस्त्र उसके सामाजिक समूह के समायोजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तब इन्होंने ये कहा है, मतलब वस्त्र उसके सामाजिक समायोजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उचित वस्त्र व्यक्ति को मानसिक व भावात्मक स्थिरता प्रदान करने में सहायक होते हैं। व्यक्ति जिस प्रकार के वस्त्र धारण करता है उसका व्यवहार भी उसी के अनुरूप हो जाता है, या यूँ कहें कि परिधान व्यवहार से जुड़े होते हैं। वस्त्र मानव में सुरक्षा की भावना भी प्रदान करते हैं। व्यक्ति के परिधान व व्यक्तिगत सुरक्षा में कई बार संबंध पाया गया है। वस्त्रों की खरीदारी में चयन, देखरेख व संग्रह से संबंधित अनेक प्रश्न हमारे मस्तिष्क में आते हैं। गृह विज्ञान का ज्ञान गृहिणी के इन प्रश्नों के समाधान
किस प्रकार सहायक हो सकता है। इन सब बातों का निम्न पहलुओं के अंतर्गत आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। पहला है प्रयोजन। वस्त्र खरीदते समय सर्वप्रथम तथ्य तो यह है कि वस्त्र किस प्रयोजन के अनुरूप खरीदा जा रहा है। यह बात गृहिणी के मस्तिष्क में स्पष्ट होनी चाहिए। वस्त्र को प्रयोजन रूप ही खरीदना उत्तम है, नहीं तो अकारण ही धन समय व श्रम का दुरुपयोग होता है, क्योंकि वस्त्र जिस प्रयोजन के लिए खरीदा गया है उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकने से कुछ समय बाद ही अनुपयुक्त व बेकार सिद्ध हो जाता है। अतः प्रयोजन की अनुरूपता के अनुरूप वस्त्र खरीदने में वस्त्र विज्ञान का ज्ञान उपयोगी है। मतलब कहने का मतलब यह है कि वस्त्र प्रयोजन का ज्ञान इसलिए गृहिणी को होना चाहिए क्योंकि वस्त्र जिस कार्य के लिए खरीदा जा रहा है उसके लिए खरीदें। ये नहीं कि वैसे ही अच्छा लगे तो खरीद लें और वह उपयोगी सिद्ध ना हो। दूसरा है टिकाऊपन। वस्त्र किसी भी प्रयोजन के लिए खरीदा जाए उसमें टिकाऊपन का गुण अपेक्षित है। वस्त्रों के टिकाऊपन के अंतर्गत उसका रंग पक्का होना, वस्त्रों की बुनाई पूर्ववत बने रहना तथा अधिक समय तक चलता होना आदि तथ्य बनते हैं। मतलब जो भी वस्त्र हम लोग खरीदें वह टिकाऊ हो। तीसरा है कार्य क्षमता। विभिन्न प्रकार के वस्त्र उनके विशिष्ट कार्य को ध्यान में रखकर खरीदे जाते हैं, जैसे सोफे का कवर, पर्दे का कपड़ा या परिधान के लिए कपड़ा। वस्त्र किसी भी कार्य के लिए कार्यों न खरीदा जाए, अधिक समय तक उसी कार्य में प्रयुक्त किया जाता रहे तो वह कार्य क्षमता युक्त कहलाएगा। गृहिणी को वस्त्र विज्ञान का ज्ञान वस्त्र के गुणों की परख करके उसकी संतोषजनक कार्य क्षमता का अनुमान लगा लेने हेतु आवश्यक है। ऋतु व मौसम के अनुकूल वस्त्र हमारे शरीर के मुख्य आवरण है। वस्त्रों का कार्य शरीर को गर्मी व सर्दी व बरसात से रक्षा करने, शरीर को सामान्य ताप पर बनाए रखना है। वस्त्र ऋतु व मौसम के अनुसार होने से प्रयोग करने वाले दोनों को ही सुखद प्रतीत होते हैं। गर्मी के दिनों में पहनने के वस्त्र पसीना शोषित करने वाले व हल्के होने चाहिए, जबकि सर्दियों में प्रयुक्त वस्त्र भारी व ऊनी होने चाहिए। उचित एवं पक्के रंग। रंगों का जीवन में विशिष्ट स्थान है। रंग हमारी भावनाओं को साकार रूप देते हैं। वस्त्रों का रंग व्यक्ति की त्वचा, रहने का स्थान तथा समय के अनुरूप उपयुक्त होना चाहिए। साथ ही यह ज्ञान भी आवश्यक है कि किस विधि से वस्त्र को रंगना उत्तम रहेगा, कौन से रंग पक्के चढ़ते हैं, कौन से रंग प्रकाश, धूप और पसीने से हल्के पड़ जाते हैं। इन सब बातों की जानकारी वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत आती है। इसलिए भी वस्त्र विज्ञान का ज्ञान एक गृहिणी के लिए अति आवश्यक है। छठवां है वस्त्र की सफाई व धुलाई। कुछ वस्त्रों की धुलाई नित्य प्रति तथा कुछ की कभी कभी करनी पड़ती है। धुलाई का वस्त्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। कितनी देर तक वस्त्र को पानी में भिगोया जाए। वस्त्र पानी में धोने पर सिकुड़ तो नहीं जाएगा, नहीं तो शुष्क विधि का प्रयोग करके वस्त्र को धोया जाए। किस प्रकार के अम्लीय या क्षारीय शोधक पदार्थों का प्रयोग वस्त्र पर किया जाए।
वस्त्र पर रगड़ का प्रभाव। वस्त्र धोने, सुखाने व टांगने की विधि आदि का वस्त्र की कार्यक्षमता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वस्त्र को धोने की विधि का ज्ञान प्रत्येक गृहिणी को होना आवश्यक है ताकि वस्त्र विधिपूर्वक धोए जा सके और काफी समय तक सुंदर व नए प्रतीत हो। यह ज्ञान भी गृहिणी को वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत दिया जाता है। फैशन के अनुरूप वस्त्र। वस्त्रों का चयन व खरीदारी करते समय प्रचलित फैशन का भी ध्यान पड़ता है। वैसे तो फैशन समय समय पर परिवर्तित होता रहता है, परंतु फिर भी फैशन के अनुरूप वस्त्र का चयन किया जाता है। किस प्रकार का परिधान मीडिया है, इस पर विचार कर लेना अति आवश्यक है। इस विषय का ज्ञान वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत आता है। इस कारण भी वस्त्र विज्ञान की उपयोगिता है। 8वें नंबर पर है वस्त्र की देखरेख, सुरक्षा एवं संरक्षण। वस्त्रों की देखरेख व उन्हें संरक्षण करने की समस्या ऐसी समस्या है जिनका सामान्य गृहिणी को करना पड़ता है। पहनने के पश्चात वस्त्र किस प्रकार टिक जाए, किस वस्त्र को टांगने से उनका आकार बिगड़ जाता है, कीड़े फफूंदी से बचाव के लिए उन्हें किस प्रकार संरक्षित किए जाए, इस सब महत्वपूर्ण बातों की जानकारी वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत की जाती है। एक गृहिणी को वस्त्र विज्ञान संबंधी समुचित ज्ञान होने से वह वस्त्रों की उचित देखरेख करके वस्त्रों की दीर्घ जीवन प्रदान कर सकती है। 9वें पर है मूल्य, ये प्राइस। गृहिणी के बजट में परिधान की एक ऐसी वस्तु है जो महत्वपूर्ण व आवश्यक होने के साथ साथ महंगी भी है। घरेलू बजट में वस्त्रों के लिए कितना मूल्य खर्च किया जा सकता है, इस खर्च में किस प्रकार के वस्त्र बनाए जा सके, क्या इससे भी उत्तम वस्त्र कुछ उचित मूल्य व्यय करके प्राप्त किए जा सकते हैं। इन सब प्रश्नों का उत्तर गृहिणी को बिना वस्त्र विज्ञान की जानकारी के देना असंभव है। मतलब वस्त्र विज्ञान की जानकारी रहेगी तभी इन सभी का जवाब वो दे पाएगी और वस्त्रों की देखरेख कर सकेगी। सारांश में वस्त्र विज्ञान के ज्ञान का महत्व। पहले नंबर पर है मतलब महत्व क्या होता है। वस्त्रों की आर्थिक एवं सांस्कृतिक सुरक्षा को समझने की क्षमता प्रदान होती है। दूसरे नंबर पर है प्रचलित वस्त्र उपयोगी रेशों का तथा वस्त्रों की आंतरिक विशेषताओं का ज्ञान प्रदान करता है। तीसरे नंबर पर विशिष्ट परिस्थितियों तथा परिसज्जाओं की संभावनाओं तथा सीमाओं का परिचय प्राप्त होता है। चौथे नंबर पर है वस्त्रों की रचना, रेशे, धागे और परिसज्जाएं किस प्रकार तैयार वस्त्र को प्रभावित करते हैं तथा उसे रूपांतरित भी कर सकते हैं, इसकी जानकारी तथा उन्हें परखने की क्षमता प्राप्त होती है। वस्त्रों के अनुरूप उचित, उपयुक्त तथा टिकाऊपन परिधान तथा गृह उपयोगी वस्त्रों का विवेकपूर्ण चयन करना आता है। 6वें नंबर पर वस्त्रों की उचित देखरेख की विधि प्राप्त होती है। 7वें नंबर पर वस्त्रों के मूल्यों को प्रभावित करने वाले तत्वों का ज्ञान होता है। 7वें नंबर पर है वस्त्रों के मूल्यों को प्रभावित करने वाले तत्वों का ज्ञान होता है। 8वें नंबर पर लेबुल के निर्देशों को समझने की क्षमता आती है तथा विज्ञापन देने, मिलावट या मिश्रित करने, टैक्स
लगाने आदि संबंधित नियमों तथा विधानों के महत्व की जानकारी प्राप्त होती है। वैज्ञानिक विधि से वस्त्र संबंधी समस्याओं का समुचित समाधान किया जा सकता है। संपूर्ण परिधान के उचित संयोजन का महत्व तथा उसकी विधि का ज्ञान प्राप्त होता है। 11वें नंबर पर है विभिन्न प्रकार की शारीरिक शरीर रचनाओं के अनुरूप पहनावे की रचना, नमूने, रंग और आकार आदि के उचित प्रयोग करने की विधि का ज्ञान प्राप्त होता है। तो आज हमारा पहला चैप्टर खत्म। अब अगले दिन पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर को, जो है वस्त्र तंतुओं का वर्गीकरण। वस्त्र तंतुओं का वर्गीकरण। हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।